आज का दिन बेहद चौंकाने वाली हेडलाइन लेकर आया। उम्र सिर्फ 42 साल, धर्म से हिंदू, नाम ऋषि। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाने वाले ऋषि को अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री कबूल कर लिया। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इन्होंने 45 दिन पहले कैंपेन चलाया था। उसका स्लोगन था रेडी पर ऋषि। लेकिन तब ब्रिटेन ने एलिजाबेथ ट्रस को पीएम बनाया और ऋषि को किनारे कर दिया। लेकिन लिज ट्रस 45 दिन भी सरकार नहीं चला पाई और ब्रिटेन ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए ऋषि को सत्ता सौंप दी। जिस ब्रिटेन ने हिंदुस्तान पर राज किया, उस देश पर हुकूमत अब एक भारतवंशी करने वाला है। लेकिन भारत में कुछ ताली बजाने के बजाय एक नया ही एंगल ढूंढ लेकर आए हैं। वो इसमें मुस्लिम पीएम ट्रेंड करवाने में लगे हैं। मोदी के ऐसे कौन से विरोधी हैं जो आज भी हैंगओवर में जी रहे हैं? इन लोगों के दिमाग में क्या पक रहा है, खुलासा करते हैं। हैशटैग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैशटैग हिंदू, हैशटैग मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, हैशटैग सिख प्राइम मिनिस्टर, हैशटैग माइनॉरिटीज, हैशटैग सोनिया गांधी। ये सारे ट्रेंड हुए नहीं, इन्हें ट्रेंड कराया गया। मोदी के दुश्मनों को नई खुराक मिल गई है। अचानक सोनिया गांधी का जन्म स्थान सर्च किया जाने लगा। मोदी की एग्जिट कब होगी, हिंदुस्तान में एक मुस्लिम पीएम कब बनेगा, यह ट्रेंड कराया जाने लगा। मोदी को हटाओ, सत्ता से भगाओ, बहुसंख्यक नहीं किसी अल्पसंख्यक को देश का पीएम बनाओ। अचानक यह नैरेटिव बनने लगा। मोदी को बदनाम करने के लिए, मोदी की इमेज में डेंट लगाने के लिए, हिंदुत्व को टारगेट करने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया गया। एक नया मोर्चा खुला। मोदी के दुश्मनों का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ। एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन को मिला। हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों ने उसमें मुसलमान वाला एजेंडा फिट कर दिया। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप एक्टिव हुई। चिदंबरम ने स्क्रिप्ट लिखी। अमेरिका में कमला हैरिस, ब्रिटेन में ऋषि सुनक, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद? शशि थरूर बोले, ब्रिटिशर्स ने माइनॉरिटी हिंदू के ऋषि को सबसे पावरफुल ऑफिस में बिठाया। क्या कभी ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है? ऋषि सुनक, सोनिया गांधी, भारत का प्रधानमंत्री, ये तीन शब्द हेट मोदी फैक्ट्री से सबसे ज्यादा निकले। शब्द भले ही अलग अलग थे, लेकिन मोदी विरोधी ट्रोल आर्मी के हर किरदार की टाइमलाइन पर भाव सेम टू सेम एक जैसे ही थे। एक और सैंपल देखिए, कैसे ऋषि सुनक के आगे मोदी का नाम फिट करके मोदी को बदनाम करो वाला टेक्स्ट रिपीट किया गया। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? जिस वक्त एक हिंदू ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाल रहा है, उस वक्त हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मन इतना माहौल क्यों बना रहे हैं? माइनॉरिटी खतरे में है। CAA, NRC वाला एंगल क्यों घुमा रहे हैं? जवाब सिंपल है, बंदूक ऋषि सुनक के कंधों पर है। निशाने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी की कुर्सी है। महबूबा का बयान, कांग्रेस के नेताओं का बयान एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से और मजहबी रूप से देश ने इनको बेदखल करता जा रहा है। इसलिए ये बहुत बेहुदा तर्क है और इस प्रकार से वह भारत और भारतीय और भारतीयता को गाली देने का काम बंद करें
अपने गिरेबान में देखें, जिसके अंदर 6 की 6 हैं, दाग ही दाग हैं। इसलिए उनके द्वारा ऐसे अनर्गल आरोप लगाना ये एक किस्म से असभ्यता की निशानी है। अब यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पर इंडियन ओरिजिन पीएम इन द यूके इज ओके और इटालियन ओरिजिन कांग्रेस लीडर इन इंडिया इज नॉट घुमाया गया। 2004 वाले घटनाक्रम की याद दिलाई गई। यह खेल कुछ और ही है। 24 से पहले का कोई बहुत बड़ा प्रयोग है। तभी तो कांग्रेस का एक नेता ऋषि सुनक और सोनिया गांधी वाला टेक्स्ट चिपकाता है, दूसरा नेता उसी ट्वीट को रिट्वीट करके माहौल बनाता है। और जब राहुल के करीबी जयराम रमेश कैमरे पर आते हैं तो छूटते ही सबसे पहले मोदी के 8 साल में देश तबाह हो गया वाली स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। और जब कांग्रेस के ही पी चिदम्बरम पर सवाल पूछा जाता है तो ये कहकर निकल लेते हैं कि उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। मिसाल, हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले 8 सालों में जो हम देखे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत है। हमारा समाज ही अनेकता में एकता है। कई सालों से हम कहकर आ रहे हैं। मैं और किसी व्यक्ति के बारे में जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा है। तो उनसे पूछिए, मैं भारत जोड़ो यात्रा पर मैं बोलूंगा और किसी और के वक्तव्य पर मैं नहीं बोलूंगा। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र की शहनाई बजा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तंत्र का तोप चला रहा है। माहौल सिर्फ सोनिया गांधी को लेकर नहीं बना, डिमांड तो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर की भी हुई। पहले सोशल मीडिया पर नैरेटिव चला, पूछा गया मुसलमान अब तक क्यों नहीं बन पाया भारत का प्रधानमंत्री। फिर पूर्व नेताओं की एंट्री हुई, बहती गंगा में सबने हाथ धो डाला। इसमें भाईजान की भी एंट्री हुई। बैरिस्टर ओवैसी ने पहले एक लेख शेयर करके बैकडोर से मुसलमानों के खिलाफ एनआरसी लाए जाने वाली पटकथा लिखी और फिर कैमरे पर आकर हिंदुस्तान के लिए अपने पसंद के प्रधानमंत्री की बात कह दी। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेगी। मोदी को हटाओ, किसी मुसलमान को ही देश का पीएम बनाओ वाली स्क्रिप्ट में टीएमसी की भी एंट्री हुई। महुआ मोइत्रा से लेकर दीदी के करीबी नेताओं ने हेट मोदी लव मुस्लिम वाली लाइन लेंथ पकड़ ली। लेकिन जो लोग इतना हाय तौबा मचा रहे हैं वो अभी भी ब्रिटिश कल्चर के हैंगओवर में ही हैं। दरअसल वो उसी गुलाम मानसिकता की सोच से पीड़ित हैं जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार कर चुके हैं। सच तो यह है कि मोदी के 8 साल के शासन में देश के अल्पसंख्यकों के लिए जितना हुआ वो विरोधी कभी करना तो दूर सोच भी नहीं सकते थे। मोदी के दुश्मन आज अल्पसंख्यक वाला कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का सच नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इन चीज़ों से बाज नहीं आती जब सब चीज़ों पे सियासत करती है। जिस तरह की बात शशि थरूर और पी चिदम्बरम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको खुशी मनाना चाहिए, न कि अपने ही मुल्क पर कटाक्ष करना चाहिए। हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को तो पूरा हक है
और जितना हक माइनॉरिटीज़ को भारत में उतने दुनिया में कहीं नहीं है। खुद मनमोहन सिंह माइनॉरिटीज़ के ही थे, प्राइम मिनिस्टर बने, और APJ अब्दुल कलाम साहब बने, उससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उससे पहले इस देश के अंदर पहले भी बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत उच्च स्थान पे रहे हैं। और ये कहकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, वो हर चीज़ में इस देश को बदनाम करने में लगी रहती है। जो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है उसको बढ़ाने का काम वो करती रहती है। सच ये है कि हिंदुस्तान को सिख समुदाय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मिले जो 10 साल तक PM रहे। सच ये है कि जाकिर हुसैन APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से हैं। मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से हैं। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पारसी समाज से थे। इंडियन एयरफोर्स के मार्शल अर्जन सिंह सिख थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे। राजेंद्र मल लोढ़ा जैन समुदाय से आने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। ये सिर्फ कुछ नाम है। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग सर्वोच्च पदों पर रहे। यानी जो काम आज ब्रिटेन में हो रहा है वो हिंदुस्तान के रगों में सदियों से है। आज का दिन राजनीतिक विवाद का नहीं होना चाहिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, APJ कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार BJP ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। मैंने मोदी से एक ही सवाल पूछा है और मुझे उनके उत्तर की अपेक्षा है। महबूबा जी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? ये मैंने सवाल पूछा। विडंबना देखिए, जिस ऋषि सुनक को आज ब्रिटेन ने सबसे ऊंची पोस्ट दी है, इंडिया में मौजूद ब्रिटिश हाई कमिश्नर ब्रिटेन के उसी हिंदू प्रधानमंत्री के बारे में कैमरे में आकर हिंदी में बताते हैं। इसे हिस्टोरिकल कहते हैं। ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री का चुनाव ऐतिहासिक पल है। जबकि इधर यानी इंडिया में मोदी के दुश्मन उसमें सोनिया गांधी वाला अल्पसंख्यक वाला एजेंडा चलाते हैं। सोनिया गांधी की तुलना ऋषि सुनक, कमला हैरिस और बराक ओबामा से होने लगती है। सच क्या है अब ये देखिए। बराक ओबामा और कमला हैरिस दोनों का जन्म अमेरिका में हुआ। ऋषि सुनक ब्रिटेन में पैदा हुए, जबकि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ। सोनिया ने अपने शुरुआती 22 साल इटली में ही बिताए और उम्र का ये वो पड़ाव होता है जब किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में वहां की संस्कृति और नेशनलिज्म की छाप छूट जाती है। यानी जिन लोगों ने सोनिया की तुलना कमला हैरिस और ऋषि सुनक से की, उन्होंने ये पॉइंट मिस कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि जिसने अपनी जिंदगी के शुरुआती 22 साल यूरोपियन देश में बिताए हैं, क्या वो भारत को लेकर भारत में ही जन्मे किसी दूसरे हिंदुस्तानी जैसा महसूस कर सकती है? भारत में सोनिया गांधी सांसद बन सकती है, उन पर कोई रोक नहीं। वो राष्ट्रपति भी बन सकती हैं, कोई रोक नहीं है। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो कानूनी तौर पर रोक उस पर भी नहीं है। लेकिन देश की जनता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री चुनने को लेकर असहज महसूस कर सकती है, ये जानते हुए कि शुरुआती 22 सालों में उनकी ग्रूमिंग इंडियन वैल्यूज के अकॉर्डिंग नहीं हुई। भारत के समाज के 2 हिस्से हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिन लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था वो कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। मैं भी सेंट्रल हॉल में उस वक्त मौजूद था। एमपीज ने सोनिया गांधी को चुन लिया था देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए।
लेकिन इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुखालफत की थी और सुषमा स्वराज जी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो शपथ लेंगी तो मैं अपने सर के बालों को कटवा दूंगी, मुंडवा दूंगी। वो कांग्रेस ने किया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। बीजेपी क्या अक़लियत के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? आप हमारी मिसाल क्यों दे रहे हो? अपनी मिसाल दो। तुम किसी अक़लियत के आदमी को, किसी मुसलमान को, किसी सिख को बीजेपी का ही मेंबर क्यों ना हो, क्या प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो? तुम्हारे पास तो जितने मुस्लिम एमपीज थे उन सबको निकाल के तुमने बाहर खड़ा कर दिया है। कैसे मान लें कि तुम उदार मानसिकता के लोग हो? माइनॉरिटी होते हुए भी देश के सर्वोच्च पद पर गए सम्मानित लोगों के प्रति कांग्रेस की कथनी और करनी का एक और फर्क देखिए। पारसी समुदाय से आने वाले सैम मानेकशॉ के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा था। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस से ही थे, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया था। कांग्रेस की ही तरह महबूबा मुफ्ती ने भी ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने को अपने पॉलिटिकल हित के अकॉर्डिंग साध लिया। उसने माइनॉरिटी वाला कार्ड खेलकर उसे एनआरसी और सीएए से जोड़ दिया। सच क्या है? सच ये है कि आर्टिकल 370 के रहते हुए वेस्ट पाकिस्तानी हिंदी रिफ्यूजीज को 70 सालों तक वोटिंग के राइट्स तक नहीं मिले। कश्मीर में अल्पसंख्यकों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। उनके परिवार की हत्या की गई। उन्हें घर जमीन छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया। महबूबा मुफ्ती आज ट्विटर पर अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार गिना रही हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर से भगाए गए हिंदू अल्पसंख्यक कभी याद नहीं आए। विरोधी मोदी को लेकर अनाप शनाप फैला सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, ये छिपा नहीं सकते। केंद्र सरकार की कैबिनेट जब एक्सपैंड हुई तो 27 ओबीसी मिनिस्टर्स बने, 12 एससी, 8 एसटी मिनिस्टर्स बनाए गए। माइनॉरिटीज से 5 को मौका दिया गया, इनमें से कुल 11 महिलाएं हैं। ऋषि सुनक की ताजपोशी पर भारत में सियासी दंगल तो हो रहा है। मकसद सिर्फ मोदी को निशाना बनाना नहीं है, एंटी हिंदू नैरेटिव चलाना भी है। तभी तो सुनियोजित तरीके से मुसलमान वाला एंगल फिट किया गया। इंडिया से लेकर ब्रिटेन तक माहौल बनाया गया। कुछ लोग को जो परिवार की एक प्रकार से एकाधिकार समझते हैं, उनको परेशानी है। तो कृपया करके भारत के विविधता भरे इस समावेशी लोकतंत्र का सम्मान करना सीखें। जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। पी चिदम्बरम हो, शशि थरूर हो, ये मेजोरिटी माइनॉरिटी का पाठ पढ़ा वो याद दिला रहे हैं। अब ऐसे लोगों में क्या कहूं? इन दोनों से एक ही सवाल पूछूंगा। जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर बैन लगा, जो एक आतंकवादी संगठन है, देश को तोड़ने जा रहा था, आपने कोई उस पर कमेंट किया? उसके बैन पर? चिदम्बरम साहब तो देश के गृह मंत्री भी रहे हैं ना, जानते हैं ना। कुछ कहा आपने? और मैं इन लोग को एक और बात करूंगा। अभी नरेंद्र मोदी जी बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, आपके महाकाल गए, वहाँ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। आपके काशी में, अयोध्या में गए, ऐतिहासिक दीपावली। ये भारत के जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जहाँ पर आज करोड़ों की संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं, तो इस बदलाव पर जो उनकी सरकार ने अनदेखा किया 75 ईयर्स में, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी की क्या? एक उदाहरण आपके सामने है। एक महिला जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, वो ब्रिटेन में एक हिंदू के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अंग्रेजी में कटाक्ष करती हैं और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हिंदुओं को नीचा दिखाने वाली फोटो पेस्ट करती हैं। ऐसा साबित करने की कोशिश करती हैं कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक के आने के बाद वहां के ऑफिस में भी चप्पल जूते उतार कर जाने पड़ेंगे। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन में हिंदुओं के साथ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने क्या किया, आप सबने देखा। और अब एक नई लहर पैदा की जा रही है। ब्रिटेन में हिंदू हेट की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और हिंदुस्तान में मोदी को टारगेट करने के लिए उनके विरोधियों ने उसी पैटर्न पर अपना टूल किट एक्टिव कर दिया है।
इधर अयोध्या में राम मंदिर का आधा काम पूरा हो गया है। मंदिर की नींव, राफ्ट और प्लिंथ तैयार होने के बाद अब गर्भगृह में मकराना के मार्बल लगाए जा रहे हैं। फर्श पर सफेद मार्बल और दीवारों पर नक्काशीदार मार्बल लगाया जा रहा है। नक्काशीदार सैंडस्टोन से मंदिर की दीवार खड़ी की जा रही है। राम मंदिर कितना विशाल बन रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि 34,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों से सिर्फ प्लिंथ का निर्माण हुआ है। 5 लाख क्यूबिक फीट सैंडस्टोन पर नक्काशी हो रही है। सैंडस्टोन के 392 पिलर्स, टीकवुड के 42 दरवाजे और ग्रेनाइट पत्थरों से 1 किलोमीटर लंबा परकोटा। अयोध्या के राम मंदिर की हर बात दूसरे मंदिरों से अलग है। 2024 में मकर संक्रांति के दिन जिस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बारे में कुछ बातें हमने आपको बताई हैं। बाकी डिटेल्स इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ताजमहल से भी सुंदर, विक्टोरिया मेमोरियल से भी भव्य, अयोध्या में श्री राम का मंदिर ऐसा होगा, दूसरा कोई मंदिर उस जैसा नहीं होगा। हिंदुस्तानी कला, हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तान का संगमरमर, हिंदुस्तान का पत्थर और हिंदुस्तान की कारीगरी, हिंदुस्तान को नई पहचान दिलाने वाला श्री राम मंदिर पूरी तरह हिंदुस्तानी तरीके से बनाया जा रहा है। पत्थर से पत्थर की जुड़ाई, न चूना, न सीमेंट, न लोहा, न स्टील, शुद्ध तांबे के पत्थरों का इस्तेमाल। 1000 साल तक अडिग रहने वाला श्री राम मंदिर कैसे बन रहा है, इसे हमारे 2 रिपोर्टरों ने अयोध्या जाकर देखा। ईंट से लेकर पत्थर तक और सैंडस्टोन से लेकर गर्भगृह में लगने वाले मकराना के सफेद संगमरमर तक श्री राम मंदिर के लिए सब कुछ अलग है, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। भारत में अभी जो भी भव्य इमारतें हैं, वे या तो मुगलों के समय बनी या उन्हें अंग्रेजों ने बनवाया। हमारे पुरातन मंदिर उससे भी पहले के हैं, जिनमें से अब कुछ ही बचे हैं। दक्षिण भारत में कुछ भव्य हिंदू मंदिर हैं। श्रीमन्नारायण तिरुमला में बालाजी का मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये मंदिर मुगलों और अंग्रेजों की लूट से बच गए, लेकिन उत्तर भारत में ऐसा कोई भव्य मंदिर नहीं बचा और आजाद हिंदुस्तान में ऐसा भव्य मंदिर कोई नहीं बना। पहली बार अयोध्या में ऐसा भव्य मंदिर बन रहा है। जमीन पे जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से लेकर 161 फीट, ये क्रेन से भी ऊपर अगर हम कहें तो इतनी ज्यादा ऊंचाई का ये मंदिर होगा। और ये मंदिर आपको आसपास के एरिया से दिखाई देगा, यानी कि जिन लोगों के घर आसपास हैं, जो लोग आसपास के हाईवे से गुजरेंगे, खासतौर पर गोंडा का हाईवे, वहां से भी आपको ये मंदिर का शिखर दिखाई देगा। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लहरा रहा होगा, आपको वो भी दिखाई देगा। अब हम जिस जगह पर खड़े हैं, दरअसल ये अभी फिलहाल ग्राउंड है, लेकिन इसे भी 15 फीट, इसमें भी इस तरीके के ग्रेनाइट के पत्थर लगाकर, इसको भी जो सामने दीवार आपको ग्रेनाइट के पत्थरों की दिखाई दे रही है, उसके जितना ये समतल हो जाएगा। दरअसल मंदिर का जो हर पोर्शन है, हर हिस्सा जो बनाया जाएगा, उसे इसी तरीके से बनाया जाएगा ताकि मंदिर का हर पार्ट समतल हो, किसी भी पार्ट में 1 भी इंच का फर्क ना हो, 1 भी फीट का फर्क ना हो, ताकि पूरा मंदिर एक समतल तरीके से बने। और सारे मंदिर के आसपास के जो एरियाज भी हैं, फिर चाहे उसमें वो गेस्ट हाउस हो या फिर किसी भी तरीके की सीता रसोई या फिर कुछ और बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उन सब की ऊंचाई मंदिर के इस जो ग्राउंड फ्लोर बनाया जा रहा है 15 फीट ऊंचा, उसी के जैसी ही बनाई जाएगी, ताकि पूरा मंदिर या उसके आसपास का एरिया बिल्कुल एक जैसा समतल दिखाई दे। श्री राम का मंदिर आकार ले रहा है। 8 कोण वाले गर्भगृह में सफेद संगमरमर के 8 पिलर होंगे, जिसमें से 2 पिलर लगा दिए गए हैं। जिस जगह पर श्री राम की ये पताका लगी है, ठीक इसी जगह पर राम लला का गर्भगृह होगा, जहां वो अपने भाइयों के साथ विराजमान होंगे।
अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ये राम जन्मभूमि है। वैसे तो कण कण में भगवान राम है, लेकिन इस राम जन्मभूमि का खास महत्व है। मान्यता ये है कि इस राम जन्मभूमि पर जहाँ ये पताका लहरा रही है, यहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इस गर्भगृह में इसकी जो बाहर की पूरे मंदिर की दीवारें हैं, उसमें राजस्थान का सैंडस्टोन लग रहा है, तो गर्भगृह में मकराना का सफ़ेद मार्बल लगाया जा रहा है। अब जो दीवारें हैं गर्भगृह की, उसमें मकराना के मार्बल पर जो पिलर्स हैं उसमें खूबसूरत नक्काशी की जा रही है, और जो ज़मीन है उसमें सफ़ेद बिना नक्काशी वाला मार्बल लगाया जाएगा। ये पिलर्स यहाँ पर नक्काशी वाले मार्बल के लगे हैं, इनमें भी खूबसूरत नक्काशी की गई है, राजस्थान से नक्काशी होकर आए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो पिलर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे उसमें 16 मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। करीब 392 पिलर इस तरह के पूरे मंदिर में नज़र आएंगे, और ये जो जगह है यहाँ पर मूर्तियाँ बाद में इनमें नक्काशी की जाएगी। तो गर्भगृह में फर्श सफ़ेद मकराना मार्बल का होगा, और जो दीवारें होंगी वो इस तरह से मार्बल की होंगी जिसमें कार्विंग की गई होगी। यहाँ पर रामलला विराजमान होंगे, क्योंकि जो राम मंदिर है अयोध्या में, उसमें रामलला अपने भाइयों के साथ, यानी चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बाल रूप में हैं, तो यहाँ बाल रूप में विराजमान होंगे। जो पहला फ्लोर होगा मंदिर का, वहाँ पर राम दरबार सजेगा। सफेद संगमरमर के ये खंभे देख रहे हैं आप, ये राजस्थान के मकराना का संगमरमर है। शाहजहां ने मकराना के संगमरमर से ही ताजमहल बनवाया था। अंग्रेजों ने मकराना के संगमरमर से ही कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया था। श्री राम मंदिर का गर्भगृह बनाने के लिए मकराना के जिस खदान का संगमरमर सेलेक्ट किया गया है, ये ताजमहल के संगमरमर से भी बेहतरीन क्वालिटी का है। इस संगमरमर में 99% कैल्शियम है और आयरन यानी लोहा बिल्कुल नहीं, इसलिए ये 1000 साल तक सफेद रहेगा। ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ जाता है, श्री राम मंदिर का गर्भगृह कभी पीला नहीं पड़ेगा। ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही निखरता जाएगा। श्री राम मंदिर का गर्भगृह 440 स्क्वायर फीट का होगा। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई 16 फीट होगी। श्री राम की मूर्ति और सिंहासन रखने की जगह 110 स्क्वायर फीट की होगी। केवल गर्भगृह में ही 15,000 क्यूबिक फीट संगमरमर लगेगा। इसमें पिलर, दरवाजे की चौखट, बीम और फर्श शामिल हैं। अयोध्या से 1000 किलोमीटर दूर मकराना में रमजान सेठ की 3 फैक्ट्रियों में मार्बल पर नक्काशी का काम चल रहा है। 15,000 क्यूबिक फीट में से करीब 7,000 क्यूबिक फीट मार्बल नक्काशी के बाद अयोध्या पहुंचा दिया गया है। ये जो काम मकराना की बहुत ही उत्तम क्वालिटी में बन रहा है, जैसे मतलब ताजमहल, विक्टोरिया हाउस में जो क्वालिटी लगी हुई है उससे भी बेटर क्वालिटी है। ये लोग यहाँ आए, इन्होंने काफ़ी सारे वाइट के सैंपल लिए हमसे। वो सैंपल इन्होंने एक राजन बाबू करके इनके साइंटिस्ट है जो KGF से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उसका रिसर्च किया। माइनिंग के बहुत बड़े ज्ञाता हूँ, तो उन्होंने हमारे एक माताबर की माइन से माताबर को लाइट किया, तो उसका क्रिस्टल बहुत ही स्मूथ तो अच्छा होता है। और आर्किटेक्ट ने भी अपने जितने भी ड्राइंग बनाए उसमें बहुत ही अच्छी ड्राइंग दी है उन्होंने। आबू देलवाड़ा जैसी ड्राइंग दी है, उसको हम बखूबी हमारे कारीगर उसको कर रहे हैं अच्छे ढंग से। तो ऑर्डर जैसे हमको L&T, टाटा और ट्रस्ट ने मिलकर दिया है। अयोध्या में जैसा निर्माण चल रहा है, ऐसा निर्माण पिछले 100 सालों में कहीं नहीं हुआ। सरयू के किनारे नदी की रेतीली जमीन पर स्थायी मंदिर बनाने के लिए करीब 45 फीट गहरी खुदाई की गई। 1,20,000 घन फीट मलबा निकाला गया। RCC रोलर कॉम्पैक्ट टेक्निक से नींव भरी गई। नींव में RCC रोलर कॉम्पैक्ट के 48 लेयर बिछाए गए।
एक एक फीट की लेयर को रोलर से दबाकर 10-10 इंच किया गया। नींव भराई हो जाने पर ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ या मंदिर का चबूतरा डालने का काम शुरू किया गया। राम मंदिर के चबूतरे में ऐसे 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। हर ब्लॉक 20-20 क्विंटल का है, जिसको जोड़ने के लिए कहीं भी सीमेंट नहीं लगाया गया। जहां हम खड़े हैं इसके नीचे नींव डाली गई है और जो गर्भगृह है वहां पर 14 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया और इसके चारों तरफ 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। अब पूरे इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इसमें स्टील का, लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो जो नींव थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। तो एक एक लेयर डाली गई, सीमेंट का भी बहुत कम इस्तेमाल किया गया। 12 इंच मोटी लेयर डाली गई मसाले की, फिर उसको रोलर से दबाया गया। जब वो 2 इंच दब गई, 10 इंच की हो गई, तो उसके ऊपर से एक लेयर और डाली गई। इस तरह से 48 लेयर ज़मीन के नीचे हैं। तो ये जब नींव भरने का काम हुआ तो एक पूरी चट्टान बनकर खड़ी हो गई। एक तरह से फौलादी नींव इस राम मंदिर की पड़ी और उस चट्टान के ऊपर फिर ये प्लिंथ बनाने का काम शुरू हुआ। इस प्लिंथ में ग्रेनाइट का पत्थर लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रेनाइट सबसे मजबूत पत्थर होता है। अब ये ग्रेनाइट भी तेलंगाना और कर्नाटक से आया। ये ग्रेनाइट के ब्लॉक करीब 17,000 ब्लॉक्स हैं इस तरह के ग्रेनाइट के, और 2-2 टन एक एक ब्लॉक का वजन है। तो 21 फीट ऊंचा ये प्लिंथ बनाया गया है और ग्रेनाइट को जो जोड़ने का काम है वो भी एक तरह से इंटरलॉकिंग उसमें की गई है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मजबूत रहे। प्लिंथ बनाने के बाद अब ऊपर गर्भगृह बनाने का काम शुरू हुआ है। ये सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर में गर्भगृह में जा रही हैं। जो भक्त आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, वो यहीं से राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। यही वो सीढ़ियां हैं जो आपको रामलला के स्वर्ग रूपी मंदिर की ओर लेकर जाएंगी। जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी छटा अपने आप में बहुत निराली होगी। हालांकि ये सीढ़ियां अभी टेम्परेरी बनाई गई हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको ऊपर जाने के लिए, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां चाहिए। लेकिन जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तो इसकी सीढ़ियां एक परमानेंट सीढ़ियां होंगी, जो कि उसी पत्थर से बनेंगी जिस पत्थर से बाकी पूरे मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में जितना सुंदर गर्भगृह होगा, उतना ही सुंदर मंदिर का पूरा परिसर होगा। गर्भगृह के बाहर गुलाबी सैंडस्टोन लगा होगा, जिस पर खूबसूरत नक्काशी होगी। मंदिर के पिलर, बीम और दीवारें ऐसे ही सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनाई जा रही हैं। अब हम बिल्कुल मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो बेहद ही भव्य इस मंदिर का मुख्य द्वार होगा। लेकिन जब निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उस निर्माण कार्य में जो 5 लेयर बनाई गई हैं पत्थरों की, उसके बाद कुछ इस तरीके के गुलाबी पत्थरों को रखना शुरू हो गया है। ये तमाम जो गुलाबी पत्थर है राजस्थान से बने हुए पत्थर हैं और इन पर जिस तरीके की नक्काशी की हुई है, ये बेहद ही खूबसूरत नक्काशी है। तमाम जो कारीगर है वो हाथों से इन पत्थरों की नक्काशी करते हैं और इसी तरीके के पत्थर कार्यशाला में तैयार हो रहे हैं और पूरा मंदिर आपको इसी तरीके के गुलाबी पत्थरों से पटा हुआ दिखाई देगा। दीवारें बनाई जा रही हैं, सैंडस्टोन की दीवारें हैं और उसमें सुंदर नक्काशी हो रही है। राजस्थान में नक्काशी की जा रही है और इस पूरे मंदिर में 392 पिलर लगेंगे। 166 ग्राउंड फ्लोर पे लगेंगे, 144 फर्स्ट फ्लोर पे लगेंगे और 82 सेकंड फ्लोर पे लगेंगे। अब ये जो पत्थर हैं जो तराशे हुए नजर आ रहे हैं, इन पत्थर को तराशा जा रहा है राजस्थान में भी और यहाँ राम जन्मभूमि में भी और अयोध्या की कार्यशाला में भी। करीब 42% काम पत्थर तराशने का पूरा हो चुका है। चारों तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, आपको राम मंदिर का जो निर्माण काम है वो नजर आएगा। सामने पत्थर हैं जो इस मंदिर में लगाए जाएंगे और इनमें नक्काशी भी हो रही है। धीरे धीरे ये पत्थर इधर आएंगे। आगे की तरफ राम मंदिर अभी अस्थायी मंदिर है, वहाँ पे भगवान रामलला विराजमान है और चारों तरफ मंदिर के परकोटा बनाया जाएगा। ये परकोटा भी सैंडस्टोन से बनेगा जो राजस्थान से आ रहा है और इसमें परकोटा इतना बड़ा बनाने की तैयारी है कि एक साथ 50,000 श्रद्धालु उसमें आ सके। अब ये तो राम मंदिर हो गया, गर्भगृह में निर्माण हो गया, लेकिन जो पूरा परिसर है राम मंदिर का,
इसको भी ऐसा बनाया जाएगा कि श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर और भी मंदिर बनाए जाएंगे। ऋषि वाल्मीकि का मंदिर होगा, आचार्य वशिष्ठ का मंदिर होगा, ऋषि विश्वामित्र का मंदिर होगा, निषाद जटायु का मंदिर होगा, माता शबरी का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, लक्ष्मण जी भी यहाँ विराजेंगे, माँ सीता भी विराजेंगी। और बड़ी बात यह कि इस गर्भगृह में जो अभी रामलला बाल रूप में जो मूर्तियाँ हैं उनको भी रखा जाएगा, लेकिन बड़ी मूर्तियाँ लगाई जाएंगी जो दूर से भक्तों को नजर आए। और जो पहला फ्लोर होगा उसमें राम दरबार सजेगा, लेकिन ये बड़ी मूर्तियाँ कहाँ बनेंगी इसको लेकर अभी ट्रस्ट मीटिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो पूरा ये परिसर जब बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें यात्रियों के लिए यज्ञशाला होंगी, वहाँ अतिथि गृह बनाए जाएंगे, यात्री वहाँ रुक सकेंगे। इस तरह का पूरा इंतज़ाम कि जो भी राम भक्त यहाँ आए उसे सारे भगवानों के, राम के सारे स्वरूपों के दर्शन हो और साथ में दर्शन आराम से कर सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर वैसे तो 70 एकड़ से भी बड़ा है, मगर पत्थर से मंदिर निर्माण का काम 2.77 एकड़ जमीन पर ही हो रहा है। यही मुख्य मंदिर का क्षेत्रफल है। गर्भगृह मकराना के संगमरमर से, दीवार, बीम और पिलर भरतपुर के बंशी पहाड़पुर से, ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक की खदानों से। राम मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया गया है, भले ही उसे लाने में कितनी ही कठिनाई क्यों न हो। लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें किसी भी तरीके की ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसकी लॉन्ग लाइफ ना हो। तो किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो लॉन्ग लाइफ चले? ये प्रोजेक्ट शुरू होने का पहले यहाँ पे IIT दिल्ली, कानपुर, मुंबई, गुवाहाटी सब जगह NIT भी है, प्लस बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ये करके ये मंदिर का इंडिया वर्ल्ड क्लास ये करने के लिए, और इसका लॉन्जिविटी आपका ऑलमोस्ट 1000 साल का हिसाब से प्रोग्राम किया। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर 144 पिलर होंगे और सेकंड फ्लोर पर 82 पिलर होंगे। राम मंदिर में कुल 42 द्वार होंगे। हर दरवाजा टीक वुड से बनेगा, जिसे महाराष्ट्र से लाया जा रहा है। हर दरवाजे पर मोर, कलश, चक्र और फूल की नक्काशी होगी। सिंह द्वार के आगे नृत्य मंडप, रंग मंडप और गूढ़ मंडप बनेगा। राम मंदिर के परकोटे में पंचदेवों के 5 मंदिरों का निर्माण होगा। राम मंदिर में सूर्य देव और भगवान विष्णु का भी मंदिर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।